Hey everyone, welcome to GS of Civil Services. In this session, we are going to cover the most important current affairs for the 70th BPSC interview. ठीक है. So जो भी hot topics हैं जिससे आपसे analytical question पूछा जा सकता है, even the factual data has been can be asked from these topic, वो topics हम लोग cover कर लेंगे. बाकी ये PDF आपको ऐप से मिल जाएगी. ठीक है, आपने चेक भी कर लिया होगा, फोल्डर पे ये अपलोडेड है. तो वहाँ से द एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ द करेंट अफेयर्स हैव बीन गिवन टू यू, उससे आप कवर कर लो. साथ साथ उसमें हमने हॉबीज़ भी, जो मोस्ट फेमस हॉबीज़ हैं, जो फ्रिक्वेंट कॉमन हॉबीज़ हैं, उससे रिलेटेड कुछ जनरलाइज क्वेश्चनेयर हमने दे दिया है, ऑप्शनल से भी रिलेटेड दिया है, कुछ स्टैटिक टॉपिक से भी रिलेटेड दिया है, सब्जेक्ट से रिलेटेड दिया है, सो दैट इट विल गिव यू अ ब्रीफ क्वेश्चनेयर फॉर यू कि किस डायरेक्शन में आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है, और ये इंटरव्यू इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड. ऐसा नहीं कि जनरल क्वेश्चन, जनरलाइज क्वेश्चन है तो वही रट के आपको बोलना, नहीं. अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको मोल्ड कर दीजिए. बट द इंटरव्यू गाइडेंस PDF का यूज़ ये है कि इस तरीके से इट विल गिव यू अ डायरेक्शन कि इस पैरामीटर्स पे आई हैव टू प्रिपेयर इट. ठीक है, वो सोचने का जरिया आपको बताता है. फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हमने दे दिया तो उससे क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमने आपको दे दिया है, सो दैट आप उस एरियाज़ के अराउंड सोच सको. और जैसे ही सोचना स्टार्ट कर दोगे यू विल बी एबल टू इंटरलिंक इट एंड फिर उसको आपको फ्रेम करके प्रेजेंट करना है. ऑलराइट, चलिए. तो आज का जो हमारा सेशन है करंट अफेयर से रिलेटेड सेशन है. इट इज़ फॉर द 70th BPSC इंटरव्यू. वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स विच आर इन द न्यूज़ लाइक सिंस 2-3 months. तो उसको हमने इसमें कवर किया है. द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड इन द PDF इटसेल्फ. और ये सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हिस्टोरिकल लिगेसी चले आ रही है. कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हिस्ट्री में हुए हैं, 5-6 साल पहले हुए हैं, फिर से उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है. तो ऐसे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किया, इकट्ठा किया और उस पर ही हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, चलिए. तो जो पहला टॉपिक है वो है सबरीमाला टेम्पल इशू. तो ऑब्वियसली यू हैव हर्ड ऑफ दिस. जेंडर इक्वालिटी एज वेल एज जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जो फ्रीडम की बात है उसके पैरामीटर्स पे ये बेस था ये मामला. तो ये सबरीमाला टेम्पल इशू क्यों आया था? अभी यहाँ पे कुछ चोरी हो गई थी, गोल्ड की चोरी हो गई थी यहाँ पे, तो उस वजह से ये न्यूज़ में आया. तो अल्टीमेटली जो मेन कंसर्न है हमारा यहाँ पे पढ़ने का वो है 2018 का रूलिंग था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 4:1 का मेजॉरिटी रूल हुआ और जिसमें जो जेंडर इक्वालिटी वाला जो पैरिटी है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया. तो बेसिकली सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है? केरला में है, परियार टाइगर रिजर्व्स में ये पड़ता है. और यहाँ पे लॉर्ड अयप्पा करके जो शिव जी के बेटे थे उनका यहाँ पे पूजन होता है. तो इनकी एक रिचुअल बिलीविंग है, इनकी एक रिचुअल बिलीव है कि यहाँ पे फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फैक्टर. तो इसी पे किसी ने पिटिशन फाइल किया था एंड पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग ये दी कि इसमें हम लोग वुमेन्स को अलाउ करेंगे बिकॉज इट इज़ वायलेटिंग आर्टिकल 14, इट इज़ वायलेटिंग आर्टिकल 15 clause 3 and it is also violating article 17 of the fundamental rights of our constitution. ठीक है, उसी में एक जज थी इंदु मल्होत्रा. यही एक लेडी जज थी और इन्होंने ही इसको काउंटर किया कि हमें रिलीजियस प्लेसेस के सेंटिमेंट्स को और एज वेल एज जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स है या जो हमारे नज़रिए के हिसाब से जो हमें ठीक लगता है उसको अलग अलग रखना चाहिए. बिकॉज वी हैव ऑल्सो आर्टिकल 26 जो कि ये फ्रीडम देता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो इनका ये था कि हम किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, कोर्ट के पास ये पावर नहीं कि हम किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कर्व कर दें अदर दैन द फैक्ट कि उस रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कोई सोशल इविल फैक्टर जुड़ा हुआ है. फॉर एग्जांपल सती प्रथा. ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इसको काउंटर किया था. तो अभी जो जजमेंट पास हुआ था उसी पर है, बट बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ये हुआ, तो 2019 में फिर से पिटिशन फाइल की गई, लेकिन उस पर कोई रूलिंग अभी नहीं हो रही है. तो अभी जो स्टेटस को है वही है जो जजमेंट पास किया गया था, बट ऐसा प्रैक्टिस में देखा जा रहा है कि वुमेन खुद ही नहीं जा रही, फीमेल नहीं जा रही सबरीमाला टेम्पल में. ठीक है,
तो ये था इसका, तो इससे रिलेटेड आपको प्रिपेयर कर लेना है। वी आर ऑल्सो गिवन द प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, एक इंडियन क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि ये समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, बिहार के, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। तो जो बहुत लोगों की हमने इंटरव्यू ली हैं तो उनकी स्पोर्ट्स हॉबी या हॉबी क्रिकेट होती है, स्पोर्ट्स खेलना, क्रिकेट पसंद होता है। तो ऑब्वियसली बिहार से जो भी यंग क्रिकेटर्स हैं या कोई वेटरन क्रिकेटर है तो उसका हिस्ट्री आपको जान के ही रखना है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी इन्होंने डेब्यू किया था 12 साल की उम्र में, ठीक है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिसंबर 2025 में 36 बॉल सेंचुरी बना था विजय हजारे ट्रॉफी में, ठीक है। और IPL में इनको राजस्थान रॉयल्स ने सेलेक्ट किया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है, बोर्ड मेंबर्स पूछ सकते हैं, और ये रीसेंट न्यूज़ में ही रहता है, तभी वो फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक द एनालिटिकल ही, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे करेंगे, फैक्चुअल डेटा भी वो पूछ देते हैं। इंडिया द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है इन द टर्म्स ऑफ द नॉमिनल GDP, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रियल GDP तब हम उसको बोलेंगे कि थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ PPP, विच इज़ मीन्स द रियल GDP। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया आती है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी जापान। तो ऑब्वियसली नॉमिनल GDP, PPP, GGP और GDP GNP में क्या डिफरेंस होता है, उस पैरामीटर्स को आपको एक बार देख लेना है। तो यहाँ पे ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है कि फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, वो बोलेंगे दोनों हैं, तो आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। चलिए, थोरियम रिजर्व, इंडिया न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड अभी बहुत सारे न्यूज़ रिसेंट में थे। तो ऑब्वियसली जो थोरियम रिजर्व्स है इस पे भी बातें हो सकती है। तो थोरियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में भी बात करना है। बिहार में थोरियम रिजर्व्स पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे हमने दिया है कि गया डिस्ट्रिक्ट में थोड़े बहुत रिजर्व्स हमें देखने को मिले हैं थोरियम के, ठीक है। तो आपको ये रखना है कि इंडिया ने टारगेट किया है 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी, विकसित भारत जो 2047 का जो गोल है हमारा, जिसमें 25% ऑफ ग्लोबल थोरियम रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इनोवेशंस लाएंगे, फ्यूल्स में लाएंगे, क्लीन एनर्जीज में, ठीक है। इंडिया होल्ड्स द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम, अबाउट 25% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व्स। नेक्स्ट आते हैं नेशनल वाटरवेज। तो नेशनल वाटरवेज पे बेसिकली कि नेशनल वाटरवेज होता क्या है, कितने नेशनल वाटरवेज है। तो ऑब्वियसली आप बताओगे कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज है, तो उसी तरह एक वाटरवेज भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बिकॉज इंडिया के पास बहुत अच्छा रिवर सिस्टम है, तो इंडिया गवर्नमेंट ने इसको यूटिलाइज़ करने का सोचा। एंड क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वाटरवेज की, चीपर होता है, बहुत लाइक प्रॉफिटेबल होता है, एंड इतना अच्छा हमारे पास रिवर सिस्टम है, तो पैन इंडिया को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 111 वाटरवेज हैं हम अभी हमारे पास, ठीक है। और इसमें बिहार से कितने वाटरवेज पास होते हैं, तो अभी जो नेशनल वाटरवे 1 पास होता है जो कि गंगा रिवर पर है, कहाँ से पास होता है, पटना, भागलपुर एंड मुंगेर से, ठीक है। नेशनल वाटरवे 37 प्रोपोज्ड है, ये गंडक रिवर बेतिया से पास होगा, गंडक रिवर पे बनेगा, बेतिया से पास होगा। नेशनल वाटरवे 73 है जो कि सर्दर्न रिवर्स लाइक पुनपुन जिस एरियाज में बहती है वहाँ से ये पास करेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रोपोज्ड वाटरवेज हैं, एक तो अभी कंटिन्यू है, अभी इन प्रैक्टिस है, ये दोनों प्रोपोज्ड है, ठीक है। आपने एक इसमें सुना होगा गंगा विलास क्रूज शिप, आई थिंक 2023 में है ये, पटना भागलपुर मुंगेर के होते हुए गया था, इसमें नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। तो इससे ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज इंडिया जो है 76 वाटरवेज को ऑपरेशनलाइज कर रही है, ऑपरेशनलाइज नहीं है, इट हैज़ बीन कोडेड, बट ये उतना लाइक प्रॉफिटेबल इन द सेंस नॉट इंटेंसिटी के साथ हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ में था। तो हमें वाटरवेज का थोड़ा सा डेटाज एंड एज वेल एज बिहार के एक्सपेक्ट में वाटरवेज का क्या इंपॉर्टेंस है, कितने वाटरवेज जा रहे हैं, नेशनल वाटरवेज क्या जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। मूविंग टू द इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो ऑब्वियसली इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कब साइन हुआ था, 2003 में साइन हुआ था। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी इंडिया फॉलो करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बोलती है कि हम नॉन न्यूक्लियर स्टेट
जो हैं उनके खिलाफ हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज़ करेंगे। हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाते हैं, तो हम रिटेलिएशन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। अगर कोई अगर इंडिया पे कोई न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है तब इंडिया रिटेलिएट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगा, ठीक है। एज वेल एज जो इंडिया जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस पे सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। इसमें 191 कंट्री सिग्नेटरी है बट इंडिया नहीं है। एंड ये 5 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज करती है, जो कि यूएसए है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है और चाइना है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बिल भी आया है, शांति बिल, ये भी आपको देख लेना, 2045 का ही बिल है। ये इंडियन न्यूक्लियर बिल है और इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो हमें क्लीन एनर्जी जो हमें अचीव करना है, हमारा जो सस्टेनेबल गोल है, उसके लिए शांति बिल 2025 लाया गया है। इसका मेन पर्पस है कि हम प्राइवेट कंपनीज़ को अब अलाउ करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रेगुलेट करने के लिए एज वेल एज इस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी फुल्ली तरह से ऑपरेशनलाइज ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के थ्रू था, अब उसमें हम प्राइवेटाइजेशन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अब अरावली हिल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको अरावली हिल्स तो कवर करना है। इसका रेंज कितना है, कौन से एरिया से कौन से एरिया तक ये जाती है, क्या इसका डेफिनेशन है, तो जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, ठीक है। जो करंट डेफिनेशन था उसको डाइल्यूट कर दिया गया, क्या कर दिया गया है, तो जो लोकल ग्राउंड है 100 मीटर्स का इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रेंज रखा है, ठीक है। और कौन कौन सी मिनरल्स यहाँ पे मिलती है, जिंक, लीड, सिल्वर, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। एंड अगर हम अरावली हिल्स को डाइल्यूट कर रहे हैं माइनिंग के लिए, हिल्स के डेफिनेशन, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्या होगी, अरावली हिल्स का लाइक ओल्डेस्ट माउंटेन रॉक्स बोलते हैं, तो ये कैसे बना था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है अरावली हिल्स को बनाने के लिए, ठीक है। एज वेल एज अगर अरावली हिल्स को हम लोग काट देंगे तो इससे जो दिल्ली हरियाणा वाला जो जोन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डेजर्टिफिकेशन जो हम लोग वाउच करते हैं कि डेजर्टिफिकेशन को हम कम्बैक्ट करेंगे, तो यहाँ तो हम वी आर प्रोमोटिंग द डेजर्टिफिकेशन। फिर उसकी वजह से जो राजस्थान में थोड़ा बहुत भी ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स पे आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। ऑलराइट। चाइना लेड ट्राइलैटरल नेक्सस, तो ऑब्वियसली चाइना जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के साथ एक ट्राइलैटरल मीटिंग कर रहा है विद द एक्सटेंशन ऑफ CPEC, जो चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए, ठीक है। तो अगर आपसे चाइना लेड ट्राइलैटरल नेक्सस पूछा जाएगा तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के साथ ये मिलके ये नेक्सस कर रहा है। तो इसको आपको नेबरहुड जो पॉलिसी है हमारा इंडिया का, उससे आपको कनेक्ट करना है, बिकॉज पाकिस्तान के साथ तो ऐसे भी हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है, बांग्लादेश में अभी एंटी इंडिया रिजीम चल रहा है, एंड अफ़गानिस्तान के साथ कोई उतना अच्छा रिलेशन हमारा नहीं है। इंडिया ने मदद की है अफ़गानिस्तान की बहुत बार ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, बट इंडिया तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है ऑन द इंटरनेशनल बेसिस, इंटरनेशनल जो ऑर्डर चल रही है उसके आधार पे। तो ये सारे पैरामीटर्स को आपको देख लेना है। उसी तरह चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, तो इंडिया का काउंटर क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड। तो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहाँ, ग्वादर पाकिस्तान, हमनटोटा, डिजबूती एंड क्याकपू में उन्होंने पोर्ट्स बनाए हैं और कनेक्ट कर रहे हैं, इंडिया को सराउंड कर रहा है। तो इंडिया ने भी एक काउंटर दिया है नेकलेस ऑफ डायमंड, जिसमें वो कंट्रीज़ लाइक ओमान, इराक, सेशल्स, मॉरिशियस एंड इंडोनेशिया जैसे जगहों पे पोर्ट्स बनाएगी जो उसको काउंटर कर सकते चाइना के जो इंगेजमेंट और इन्वेस्टमेंट है ये सारे पोर्ट्स पे, ठीक है।
इंडिया फोर्थ लेबर कोड्स फाइनली इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है नवंबर 2025 में। 29 सेंट्रल लेबर लॉज को क्लब करके इसको 4 बाटों में को वेजेस पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे, इसको आप गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, चलो शांति बिल हमने देख लिया। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ कर दिया है। विकसित भारत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये जो बिल आई है ये मनरेगा को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, विकसित भारत ग्राम बिल, ठीक है, तो ये मनरेगा को रिप्लेस कर देगी। क्या डिफरेंसेस है? मनरेगा 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देती है, ये 125 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देगी। ठीक है, मनरेगा में जो भी खर्चा था सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करती थी, खर्चा उठाती थी। यहाँ पे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बन गया है, जिसमें 60-40 वाला रेशियो चल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली रीजन के 19:10 वाला रेशियो चलेगा। ठीक है, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी खर्चा, 40% स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ गया। इसमें और भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं कि इन केस ऑफ एरिया जहाँ पे ड्रॉट्स आ गए या फ्लड आ गया तो वहाँ 50 डेज़ ऑफ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सीजन है जहाँ पे हार्वेस्टिंग और सोइंग होती है, तो वहाँ पे हम ये वाले जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर पॉज कर देंगे, ताकि जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं वो एग्रीकल्चर में जाके काम करे, वहाँ से आमदनी कमाए, एंड द रेस्ट ऑफ द पीरियड जहाँ पे उनके पास काम नहीं होता है उस टाइम पे हम 125 डेज़ उनको देंगे। ठीक है, और ये जो बिल है इसका 4 मेजर एरिया रहेगा जहाँ पे ये जो एम्प्लॉयमेंट देंगे 125 दिन का, वो है वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और वेदर रिलेटेड चेंजेस को मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के टाइम पे जो उनके पास वो काम पहले से ही रहेगा तो वहाँ पे 60 डेज़ का पॉज ये देंगे लेबर्स को, सो दैट वो उसमें काम करेंगे, बाकी के टाइम में 125 डे एडजस्ट होगा। नेक्स्ट G20 एक ऐसे ही इनफॉर्मल हाइपोथेटिकल एक टर्म दिया गया है, जो अभी एक सुपर पावर, जो 2 सुपर पावर के बीच का है, जो यूएस एंड चाइना है। चाइना एक वन ऑफ द मोस्ट हाईली पावर्ड कंट्री बन चुका है, जो कि यूएस को टक्कर दे रहा है। तो उन्हीं के बीच में जो वॉर चल रही है, टैरिफ को लेके चल रही है, अलग अलग देशों से अलग अलग इन्वेस्टमेंट को लेके चले, जैसे वेनेजुएला का जो अटैक यूएसए ने किया उसमें चाइना का भी एंगल है, तो उसको एक कोनोटेशन दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज G2, हैव यू हर्ड ऑफ एनी टर्म लाइक G2, तो आप उसमें वही बताओगे, द हाइपोथेटिकल पावर कॉनोडमियम दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द यूएस एंड द चाइना, उसी को हम G2 रेफर कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बेसिकली एक इंडिया के द्वारा ग्रुप बनाई गई थी यूएन में, जिसमें बेसिकली इंडिया ऑलवेज वाउच करता है एंटी टेररिज्म के खिलाफ। तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो पीस कीपर्स हैं यूएन के, ठीक है, उनके खिलाफ बहुत सारे वो कहीं पे कंट्री में अपना यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के तहत मिशंस पे जाते हैं, तो उनके खिलाफ बहुत सारे क्राइम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए, तो इस GOF में कौन कौन कंट्रीज़ है? इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया के ही द्वारा लीड किया गया है ग्रुप, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, फ्रांस है, मोरक्को है एंड नेपाल है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस से रिलेटेड ये इनिशिएटिव है जो इंडिया के द्वारा लेड किया गया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बेसिक टर्म है ना कि वो कहीं पे पढ़ भी लेंगे न्यूज़पेपर में, या उनको वो बहुत ऐसा टर्म है जो हमेशा जुबान पे रहता है। तो इन ऑर्डर टू चेक योर प्रेजेंस, इन ऑर्डर टू चेक योर फैक्चुअल नॉलेज, वो ऐसा पूछ सकते हैं कि करंट से आप अवेयर है कि नहीं अवेयर है। जो 130th अमेंडमेंट बिल जो पास नहीं हुआ, अभी प्रेजेंट हुआ है, वो बिल किस चीज़ से, उस पर क्या प्रोविज़न्स है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स है। देखो 106th अमेंडमेंट हो चुका है जो वुमेन रिजर्वेशन वाला था। अब बिल की बात करें तो 113वां बिल इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि इसमें जो प्रोविजंस है इसमें ये कहा गया है, जो हम क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इसमें ये बोला गया है कि पीएम हो या सीएम हो या कोई भी मिनिस्टर हो, अगर वो 30 दिन से ज़्यादा अरेस्ट होते हैं, डिटेन किए जाते हैं, तो उन सीरियस चार्जेस पे, ऐसा नहीं कोई भी चार्जेस पे, सीरियस चार्जेस पे जिसमें 5 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट रिज़ाइन कर देना है, उनको बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये वाले जो अमेंडमेंट बिल है इस पे आपको अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए कि इसका क्या यूज़, बेसिकली इसका क्या बेनिफिट होगा। तो ऑब्वियसली क्रिमिनलाइजेशन इन जो पॉलिटिक्स है उसका रेट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो कम होगा, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पावर मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो स्टेट लीडर्स है उस पर डिटेंशन किया जाए ताकि वो हट जाए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंक्लाइन टू द यूनिटरी पावर, तो एक बहुत बैलेंस अप्रोच आपको देना पड़ेगा और इसका एक सॉल्यूशन भी आपको प्रिपेयर हैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स फॉर द 70th बीपीएससी इंटरव्यू। एंड देखो, कोई फैक्चुअल डेटा आपसे पूछे, यू कैन से नो, यू कैन से सॉरी सर मैंने नहीं पढ़ा है, मैं देख लूँगी, या आपने पढ़ा था बट उस टाइम आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो, तो बोल दीजिए कि सर मुझे सर रिकॉल नहीं आ रहा, या आप गेस करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि यू आर 90% श्योर बट 10% अनश्योर, तो आप बोल दीजिए कि सर मैं गेस करना चाहती हूँ, आपकी अगर इजाज़त हो तो। ठीक है, अब आती है एनालिटिकल क्वेश्चन की बात। अब मान लो इसी में अरावली हिल्स पे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, आप बोलोगे आपको नहीं पता है, आपको किस में नहीं बोलना है और किस में सॉरी बोलना है, किस में आपको अपना स्टैंड देना है, ये आपको पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना हाईलाइटेड न्यूज़ है। अगर उसमें बोल दोगे नहीं पता है तब दिक्कत हो जाएगी। अब मनरेगा वाला विकसित ग्राम बिल जो आया है उसमें बोल दोगे नहीं पता है तब दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोलोगे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बताओ, उसमें बोलोगे नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक नहीं है, बट दीज आर सम ऑफ द एक्रोनिम्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, इसीलिए उसको एक बार देख लेना है। ठीक है, तो कहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हो और कहाँ पे आप सॉरी नहीं बोल सकते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ही सॉरी बोलना है। अब बहुत बेसिक आपसे पूछेगा कि बिहार असेंबली इलेक्शन अभी हुआ था, आप बोलोगे आपको नहीं पता है। आपसे पूछेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है, आप बोलोगे आपको नहीं पता है, तो फिर आप कैसे मेंस का तैयारी करके आप क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू में बैठने के लायक हो। तो कौन सा टॉपिक बहुत हाईली प्रोबेबल है, कौन सा टॉपिक पे आप सॉरी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। आई होप आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको ये सेग्रीगेट करना है। ठीक है, इसी में एक टॉपिक है, मान लो एक टॉपिक इसमें शायद छूट गया, सिल्वर का जो प्राइस राइज हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आप ये पेपर में पढ़ लेते हो, आपके फादर मदर बात करते रहते हो कि इतना सोना का प्राइस बढ़ गया है, इतना सिल्वर का बढ़ गया है। सोना का तो चलो फिर भी समझ में आता है, सिल्वर क्यों इतना बढ़ गया है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए क्यों बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे बस आम जन बात ऐसे ही करते हैं कि हाँ सिल्वर का प्राइस बढ़ गया है, बट क्यों बढ़ गया आपको सर्च करोगे ना क्यों बढ़ गया है, तो उसका भी बताना है कि कहाँ इंडिया जो है कहाँ से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है, तो थाईलैंड से इंपोर्ट करती है, 90% हमारा सिल्वर वहाँ से इंपोर्ट होता है। चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी अपने एक्सपोर्ट पे, सिल्वर के एक्सपोर्ट पे। ठीक है, और सिल्वर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्वेलरी में यूज़ होता है, सिल्वर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर की सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, बैटरीज में यूज़ होता है, तो इस वजह से इसका डिमांड बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है और शॉर्टेज हो रही है, जिस वजह से सिल्वर बहुत प्राइसली बढ़ रहा है। और फिर इसके बाद यूएसए ने भी इसको क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया, जिस वजह से डिफरेंट टैरिफ सैंक्शंस लग रहे हैं सिल्वर से, जिस वजह से शॉर्टेज के कारण डिमांड राइज है, शॉर्टेज के कारण प्राइस बढ़ रहा है। तो ये आपको प्रिपेयर खुद से ही करना है। तो ऐसे जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है उसी में फंसते हैं बच्चे। अरावली हिल्स पे सब प्रिपेयर करके जाएंगे ना, इंडिया विकसित बिल पे सब प्रिपेयर करके जाएंगे, बट बेसिक क्वेश्चन मकर संक्रांति क्यों बनाते हैं तो ये नहीं पता रहेगा बहुत को, बस बनाते हैं, चूड़ा दही खाते हैं, बस इतना पता है। क्यों बनाते हैं उसके रीज़न देखोगे ना एक बार। ठीक है, रिपब्लिक डे आने वाली है, उस पर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये मत बोलना कि पता ही नहीं है, जितना भी बेसिक है सब प्रिपेयर कर लेना। ऑलराइट,
सो आई एम कीपिंग दिस फॉर दिस लेक्चर, यहीं तक रखते हैं इसको. एंड कुछ और मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, आई विल शेयर इट एंड आई विल मेक अ सेशन ऑन इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड येस, ये PDF ऐप पे है, तो आप ऐप पे ले लेना. प्लीज़ डोंट मैसेज मी कि मुझे PDF दे दीजिए, क्योंकि ऐप पे अपलोडेड है. ठीक है, थैंक यू.